हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो एसएससी एमटीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है 22 मार्च को। ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, जो कि 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस 2021 है ही नहीं। इस एग्ज़ाम का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवालदार सीबीआईएस एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021। दैट मीन्स एमटीएस के साथ साथ एडिशनल ये हवलदार का पोस्ट्स का भी रिक्रूटमेंट होगा इस एग्ज़ाम के माध्यम से। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई भी नया एग्ज़ाम होता है, कोई भी नया रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आता है, तो हमेशा हमें कम ही वैकेंसी देखने को मिलता है। जितना वैकेंसी लास्ट ईयर में था उससे कम ही वैकेंसी आउट होता है। तो इस बार वो सेम सिनेरियो नहीं है। इस बार कुछ चेंजेस है कि अलग से कोई पर्टिकुलर पोस्ट भी इसमें ऐड किया गया है, एंड जिस वजह से आपका वैकेंसी जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो मेन मुद्दे पे जाने से पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड कर देना चाहूँगी कि कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे हमने बोला है कि एक नया वेबसाइट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। इस वेबसाइट में डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बुक्स कैटेगराइज किया गया है, जहाँ से आपको बुक्स ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। आप पर्टिकुलर कोई भी अगर टॉपिक के ऊपर बुक ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश, तो यहाँ पे क्लिक करने से ही आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे जो सिर्फ एसएससी इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ से आप अपना बुक्स चूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी बुक्स लेना है तो आप ऐसे बुक्स के ऊपर क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप Amazon में रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट हमने बनाया है ये सिर्फ आपके बुक्स ढूंढने में मदद करने के लिए हमने बनाया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो दैट्स वाई एस्पिरेंट्स के बेनिफिट के लिए ये वेबसाइट हमने डिज़ाइन किया है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप जाके ये हमारा जो वेबसाइट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं bookpicker.in। तो चलिए आप मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे कि इस एग्ज़ाम में कुछ नया चीज़ें इंक्लूड किया गया है, दैट्स वाई कुछ डाउट्स भी अराइज हुआ है एस्पिरेंट्स के मन में, एंड वो डाउट्स को लेकर बहुत परेशान है। तो मैं इस वीडियो में हर छोटी से छोटी वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैंने वो सारी डाउट जो भी आपने डिफरेंट वीडियोस पे, मेरे वीडियोस पे आपने कमेंट करके पूछा है, टेलीग्राम चैनल पे पूछा है, मैंने आपका क्वेश्चंस नोट डाउन किया है, एंड मैं पूरा नोटिफिकेशन में 1 बाय 1 आपको वो जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक ही टॉपिक के बारे में जानना है तो सिर्फ आप वो टॉपिक भी देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उस बारे में अदर्स जो यूट्यूब चैनल्स है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जनरल जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बेसिकली जो आपके लिए डाउट क्रिएट कर रहा है उसको ही मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये तो आपने देख ही लिया है। यहाँ पे जो भी डेट्स है उसको ध्यान में रखना, एंड जितना हो सके उतना जल्दी अपने फॉर्म फिल करना। ओके, एसएससी के वेबसाइट में हमेशा रश रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ साइट में इशू रहता है। ऐसा बहुत कम ही टाइम होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए स्टार्ट किया है, बट वो एक बार में हो गया है। एक बार में कभी भी नहीं होता, हमेशा सबमिशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि लेट नाइट आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, लेट नाइट आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लेट नाइट जाग रहे हो तो तब अगर आप ट्राई करोगे तो आपको एक बार में ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि तब रश कम रहता है। ठीक है, ये रहा मेरा फर्स्ट आपके लिए सजेशन। ओके, चलिए नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन में तो आपने ये देख ही लिया है कि यहाँ पे हवलदार का 3603 वैकेंसी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, लास्ट एमटीएस 2020 में जो वैकेंसी था वो टोटल 3972 वैकेंसी था। ओके, जिसमें 18 to 25 का 3266 था, एंड 18 to 27 एज ग्रुप का 706 था। ओके, तो ये टोटल 3972 वैकेंसी होता है। तो ये सिर्फ एमटीएस का वैकेंसी था, एंड इस बार सिर्फ हवलदार का ही 3603 वैकेंसी है।
तो आप समझ सकते हो अगर एटलीस्ट लास्ट टाइम जितना वैकेंसी था एमटीएस में अगर उतना भी वैकेंसी रहता है तो वो नियर अबाउट 7600 के आसपास आपके वैकेंसी होगा। ओके, इस बार एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम एमटीएस 2020 में टोटल मैंने बोला कि 3972 है, इस बार सिर्फ हवलदार के 3603 है। अगर लास्ट टाइम की तरह एटलीस्ट ये भी वैकेंसी रहता है तो एटलीस्ट 7600 के आसपास आपके वैकेंसी होगा इस बार, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। एंड इस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार कट ऑफ भी थोड़ा सा हो सकता है कि कम जाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि वैकेंसी जो है डबल है। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड पॉइंट, क्योंकि एमटीएस का वैकेंसी अभी तक नहीं दिया है उन्होंने, एंड देते भी नहीं कभी, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि आपका वैकेंसी, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है पूरा, तब जाके आपका टेंटेटिव वैकेंसी में वैकेंसी लिस्ट ये लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो एमटीएस का वैकेंसी कब आएगा किसी को नहीं पता है, एंड इसके लिए आपको वेट भी नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हवलदार का वैकेंसी ये ऑलरेडी दे दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बात बतानी चाहूँगी कि ये जो डिसेबिलिटीज़ है इसको लेकर, ये जो एमटीएस के लिए अलग से यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ बोला गया है कि कौन सा सूटेबल है, एंड उसके बाद यहाँ पे हवलदार का कौन सा सूटेबल है ये यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ से कुछ एस्पिरेंट का ऐसा डाउट आ रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये लो विजन को लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि हवलदार में ये सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको ये जो डिसेबिलिटीज यहाँ पे दिया गया है ये एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी डिसेबिलिटीज है तब भी आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, ये सूटेबल कैटेगरी है। तो कुछ एस्पिरेंट को क्या कन्फ्यूजन हुआ है कि एमटीएस में यहाँ पे आप देख सकते हो एलवी सूटेबल कैटेगरी के अंदर है। एलवी मतलब लो विजन। ओके, ये देखिए लो विजन। ओके, बट हवलदार में यहाँ पे एलवी नहीं है, दैट मीन्स हवलदार में एलवी सूटेबल कैटेगरी नहीं है। ओके, तो इससे कुछ एस्पिरेंट को ऐसा लगा कि अगर आपको स्पेक्टिकल है, आप चश्मा पहनते हैं, तो क्या आप हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ एस्पिरेंट को डाउट आ रहा था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चश्मा पहनते हैं ये डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, जो डिसेबिलिटी है लो विजन मतलब जो आप चश्मा पहन के भी अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे, अगर ऐसा कोई कंडीशन है जो कि एक डिसेबिलिटी माना जाएगा, उसके लिए ये कैटेगरी बोला गया है कि उस टाइप का कैंडिडेट हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप चश्मा पहनते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई भी एस्पिरेंट अगर चश्मा पहन रहे हैं, उनका पावर ज़्यादा है, पावर कम है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कोई डिसेबिलिटी है आपका, जैसे कि कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है ना, 40% ऐसे करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है, अगर ऐसा कुछ डिसेबिलिटी है लो विजन से रिलेटेड कि आप देख ही नहीं पाते हैं, तो जाके वो आप ये हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो टेस्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, रेल, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्जाम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 470 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 34,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, एंड इसके साथ साथ 5,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर सिर्फ 470 एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज नहीं, उसके साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। एक साल का टेस्ट बुक पास मिलता है 399 में, एंड लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास जो कि है 3 साल के लिए वैलिड, वो 599 में मिलता है। बट एसएससी IN कूपन कोड डालने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अगर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन कोर्सेज बोथ अगर किसी को चाहिए तो वो एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिल सकता है। अगर आपको लेना है तो आप एसएससी IN कूपन कोड यूज करके ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए एज लिमिट, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। सभी को इस बारे में क्वेश्चंस रहता है कि मुझे कमेंट करके ऐसे पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि मेरा एज ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, कि हमें
एलिजिबल हूँ एमटीएस के 18 to 25 के कैटेगरी में? तो देखिए सिंपल बात है, अगर आपका एज यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2022 को एज लिमिट लिया गया है। ओके, दैट मीन्स अगर आपका 2 जनवरी 1997 ओके ये डेट से पहले अगर आपका बर्थ डेट है तो आप 18 to 25 के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, देखिए अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे ना, आपका सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको इधर उधर की बातें भी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर टाइम लेके ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इधर उधर के बातें में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, ठीक है, 18 to 25 एज कैटेगरी किया है कि आपको 2 जनवरी 1997 के पहले अगर आपका बर्थ डेट है तो आप 18 से 25 कैटेगरी का अंदर नहीं आते हैं। ओके, एंड अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद अगर आपका बर्थ डेट है, ओके, 1 जनवरी 2004 के बाद अगर आपका बर्थ डेट है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। ओके, ये डेट अगर आपका 3 जन है आपका बर्थ डेट तो आप एलिजिबल है। ओके, ऐसे ही अगर 18 to 27 की बात करें तो 18 to 27 के भी सेम ही है, सिर्फ इसको 95 कर दीजिए। ओके, अगर आपका बर्थ डेट 2 जनवरी 1995 के भी पहले है तब आप एमटीएस की जो एज कैटेगरी है, एज लिमिट है, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिसाइड्स अगर आपका कुछ एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है तो वो अलग बात है। ओके, तो आई थिंक एज से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका डेट है एंड ये आपका डेट है। इससे पहले अगर आपका बर्थ डेट है आप वो एज लिमिट का क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब और एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे बताया गया है कि 18 to 25 के लिए कौन सी पोस्ट है एंड 18 to 27 के लिए कौन सी पोस्ट है। इसके रिगार्डिंग एक कॉरिगेंडम आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 24th। ओके, 24th को इसके रिगार्डिंग एक कॉरिगेंडम आया है। ओके, तो वो कॉरिगेंडम में ये जो है लिखा गया है उससे रिलेटेड यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, देखिए पैरा 6.1.1 एंड पैरा 6.1.2, ये देखिए ये 2 पैरा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, रफली मैं आपको बता देती हूँ कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि 18 to 25 इस एज कैटेगरी के लिए एमटीएस का कुछ पोस्ट होता है, 18 to 27 इस कैटेगरी के लिए एमटीएस का कुछ और पोस्ट होता है। इसलिए तो एमटीएस 18 to 25 के लिए अलग से वैकेंसी, एमटीएस 18 to 27 के लिए अलग से वैकेंसी आता है ना। जैसे कि लास्ट टाइम इसको 3266 था, इसका 706 था। इस बार एमटीएस को छोड़ के भी हवलदार का पोस्ट आ चुका है। हवलदार का पोस्ट के लिए कोई भी एज बैरियर नहीं है। ठीक है, मैं आपको एकदम जो मुद्दे की बात है वो आपको मैं बता रही हूँ। हवलदार का पोस्ट के लिए कोई ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है। एज क्राइटेरिया मतलब ऑब्वियसली आपको 2 जनवरी 1995 के पहले अगर आपका बर्थ डेट है तब आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप क्राइटेरिया नहीं है मतलब ऐसे 18 to 25 और 18 to 27 का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके एज 18 to 25 इस कैटेगरी में होता है तब भी आप हवलदार CBIC एंड CBN ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपका एज 26 या 27 साल है तब भी आप CBIC एंड CBN हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आई थिंक आई एम क्लियर। इसको लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में कंफ्यूजन है। मैंने जो भी कंफ्यूजन नोट किया है एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि 18 to 25 के लिए जो एमटीएस का पोस्ट है वो तो है ही। 18 to 27 के लिए फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, जैसे कि एमटीएस का 18 to 27 का अलग से वैकेंसी निकलता है वो है, एंड 18 to 27 के अंदर सभी लोग इंक्लूड होते हैं तो उनके लिए हवलदार एंड CBIC एंड CBN का पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आपका जो एज का एंड पोस्ट का जो डाउट्स था आई थिंक वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो एसएससी ने नया ये स्टार्ट किया है। लास्ट कुछ एग्जाम से ये स्टार्ट हुआ है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी आपने गलत कर दिया है तो वो आप
करेक्ट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल के डेट क्रॉस होने के बाद जाके 3-4 दिन के लिए विंडो ओपन रहता है, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म का कोई भी अगर इनकरेक्ट है वो आप करेक्ट कर सकते हो। ये आई थिंक आपको ऑलरेडी इसके बारे में आप नॉलेजेबल हो चुके हो, क्योंकि ये लास्ट कुछ एग्जाम से ये लागू किया गया है, एसएससी ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी गलती हुआ है तो वो जाके आप करेक्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट सभी के लिए है, ठीक है। एंड वो पेमेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं वो आपको ज़रूर एक बार चेक करना ही है। फर्स्ट टाइम आप टोटल 2 टाइम्स करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम के लिए आपको 200 रुपये चाहिए। अगर आपको दोबारा सबमिट करना है तो आप 500 से वो रिसबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है इस बार। एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें कुछ चेंजेस आया है। फर्स्ट जो पेपर 1 है, पेपर 1 जैसा होता था वैसा ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि हवलदार का पोस्ट इंक्लूड किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इंक्लूड किया गया है। एंड उसके साथ साथ तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का टेस्ट है ही। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का टेस्ट है इसमें कुछ चेंजेस है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर का चेंजेस क्या है। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहले क्या होता था, मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बनाया है। मैंने मेरा जो कॉपी था एमटीएस का वो भी वहाँ पे शेयर किया था। तो पहले क्या होता था, टोटल 10 ऑप्शंस मिलता था, ओके, 5 एसे का एंड 5 लेटर्स का ऑप्शंस था। उसमें से सिर्फ आपको एक लिखना होता था, 50 मार्क्स, ओके, एंड 30 मिनट्स। पहले आपको 10 ऑप्शन में से सिर्फ एक लिखना पड़ता था, ओके, जो एक का ही मार्क्स था 50 एंड टाइम था 30 मिनट्स। वो अभी चेंज हो गया है। वो चेंज करके क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शंस कितने देंगे उसके बारे में तो पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा। होपफुली कि ऑप्शंस तो रहेगा। सीएचएसएल सिजिल की तरह विदाउट ऑप्शंस एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि एमटीएस में हमेशा ऑप्शंस रहता है। तो होपफुली ऑप्शंस तो रहेगा। एंड उसके साथ साथ एसे आपको एक शॉर्ट एसे एंड लेटर दोनों ही आपको लिखना है, जिसमें 25 करके आपका मार्क्स रहेगा, ठीक है। एंड जो टाइम है आपका टोटल मार्क्स 50 है, बट टाइम पिछली बार की तरह 30 मिनट्स नहीं रखा उन्होंने, उसको 45 मिनट्स कर दिया, क्योंकि आपको 2 चीज़ें लिखना है, टोटल एसे एंड लेटर दोनों ही चीज़ें आपको लिखना है। आगे हमको सिर्फ एक लिखना पड़ता था, बट अभी जैसे कि आपको 2 लिखना पड़ेगा। एक लेटर 25 मार्क्स का, एक शॉर्ट एसे 25 मार्क्स का, दैट इज टोटल 50 मार्क्स का। दैट्स वाई 45 मिनट्स टाइम अलॉट किया गया है। एंड ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओके। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, बट आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ एमटीएस की पोस्ट में सिलेक्ट होंगे उसको टीयर 1 के बाद डायरेक्ट जाकर डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। अगर आप एमटीएस के साथ साथ हवलदार पोस्ट में भी सिलेक्टेड हो रहे हो, तब जाके आपको पीईटी एंड पीएसटी में अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीईटी पीएसटी में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए ये रहा पीईटी पीएसटी का रिक्वायरमेंट्स क्या है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ आपका वॉकिंग एंड साइकिलिंग ही है, ओके। तो ये तो बहुत ही नॉमिनल है, मतलब 1.6 मीटर्स इन 15 मिनट्स फॉर मेल, जो कि ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा स्पीड चाहिए, मतलब एकदम रिलैक्स करके आप नहीं चल सकते। बट फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, ये तो नेचुरली हम ऐसे ही चलते हैं। नेचुरली हम अगर पैदल चल के जाएंगे इतना टाइम ही लगेगा। एनीवे तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग का क्राइटेरिया है, बट ये साइकिलिंग का टेस्ट आपका सीबीआईसी एंड डीजीपीएम की हवलदार की जो पोस्ट है, आपको बाद में दिखाएंगे ये पोस्ट। ये 2 पोस्ट के लिए वो साइकिलिंग की भी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वॉकिंग, ओके। तो उसके बाद जो पीएसटी है, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट वेट ये सब के लिए स्टैंडर्ड होता है। तो मेल के लिए 157.5 एंड चेस्ट अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर, एंड फीमेल के लिए हाइट एंड वेट, ओके। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये रहा मेल फीमेल के लिए, एंड ये रहा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यह आपको एफिशिएंसी यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, ओके। तो ये 2 आपका हवलदार का टेस्ट होगा, इसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट होगा। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस है, जो कि सिग्निफिकेंट चेंजेस है, जो आपको
याद रखना है एंड आपको अभी से देखना है कि अगर आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, वो आपको अभी से देखना है। क्योंकि वॉकिंग साइकिलिंग तो हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइट वेट का, चेस्ट का, ये सब चीज़ें हैं, ये आप अचानक से तो इंक्रीज डिक्रीज ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है कि आप ये जो स्टैंडर्ड्स है ये आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, एमटीएस का एप्लीकेशन टू सिलेक्शन का एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से शुरू होके सिलेक्शन मतलब आपका अलॉटमेंट तक का क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में मैंने पूरा क्लियरली बताया है। आपको फर्दर प्रोसेस, यहाँ पे तो मैं सिर्फ अभी का प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ, फर्दर प्रोसेस को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगा। ऑल्सो मेरा जो एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो वीडियो है वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि कैसा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम होता है। ओके, तो अब आ गया जो सबसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आप लोगों के मन में, जो सबसे कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को, वो है पोस्ट काम स्टेट प्रेफरेंस। कैसे भरना है पोस्ट काम स्टेट प्रेफरेंस, ठीक है। तो चलो इसको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं आपको कर दूंगी। ओके, पोस्ट कम स्टेट प्रेफरेंस के टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक बार आपको फोटो के बारे में रिमाइंड कर दूं कि फोटो का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि योर फोटो should not be more than 3 months old from the date of publication of the notice। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है, अगर आप पूरा पढ़ते हैं यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि आपके फ़ोटो में डेट मेंशन रहना है, मतलब फ़ोटो में डेट प्रिंट रहना है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पे रेफरेंस के लिए जो फ़ोटोज़ दिया गया है, ओके, यहाँ पे लास्ट में रेफरेंस के लिए जो फोटोज़ दिया गया है, यहाँ पे भी कहीं पे ओके स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ्स में कहीं पे भी यहाँ पे लिखा नहीं है कि फ़ोटो के अंदर आपका डेट रहना है, ऐसा कोई भी फ़ोटो भी नहीं है स्पेसिमेन में। ओके, तो आई होप इतने दिन में ऑलरेडी आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि आपका फ़ोटो में डेट देना है कि नहीं। ओके, आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए एंड फोटो में डेट मेंशन रहना है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में। और उसके बाद और एक बात, लैंग्वेज फॉर पेपर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप कौन से लैंग्वेज में दे सकते हो, इसको लेकर भी बहुत डाउट्स रहता है आपके मन में। तो देखिए, ये मैंने एक शेयर भी किया है आज इंस्टाग्राम में जो एसएससी इनसाइट का प्रोफाइल है वहाँ पे भी मैंने शेयर किया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 22 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं एंड उसके साथ साथ English additional English or any 22 languages which are mentioned in our constitution, you can write your descriptive exam in any language। तो ये लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है एंड उसके साथ साथ इंग्लिश भी है, आप कोई भी एक लैंग्वेज में अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर दे सकते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि पोस्ट कम स्टेट प्रेफरेंस के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो देखिए, इसलिए मैंने नोटिस दोनों टैब में खुला है क्योंकि मैं दोनों पेज में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी। ओके, ये 22 पेज है और ये हमारा 63 पेज है नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो देखिए इस बार आपका पोस्ट क्या क्या है, रफली आपका इस बार पोस्ट क्या क्या है। पहला तो एमटीएस हो गया, एमटीएस आपका ऑल स्टेट्स में है। ओके, हमारा जितना भी स्टेट्स है सभी स्टेट्स में एमटीएस का वैकेंसीज है। नेक्स्ट क्या है, हवलदार, ये पोस्ट ऐड हुआ है। अब ये 3 टाइप का पोस्ट के अंदर ये हवलदार रिक्रूटमेंट होगा। एक तो है सीजीएसटी, ओके, जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडायरेक्ट कस्टम्स एंड टैक्सेस। और एक है कस्टम्स, ओके, ये भी सीबीआईसी के अंडर। और एक है, यहाँ पे जगह नहीं है, डायरेक्टोरेट, ये डीजीपीएम एंड सीबीएन के अंदर ये पोस्ट है। क्लियर है। एक आपका एमटीएस हो गया। हवलदार का 3 टाइप ऑफ पोस्ट है, एक सीजीएसटी हवलदार, एक हवलदार कस्टम, एक हवलदार डायरेक्टोरेट, ठीक है।
अब आपको मैं दिखा दूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीएसई। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं एकदम शुरू से आपको समझा रही हूँ, आपको ये ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या करना है सुन के हो गया, मेरा पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया बस काम हो गया। अगर आपको अच्छे से पोस्ट काम स्टेट प्रेफरेंस भरना है तो आपको ये अच्छे से सुनना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो बोला कि हमारे 4 टाइप का पोस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। एक एमटीएस हो गया, उसको छोड़ के 3 टाइप का पोस्ट है। एक ये सीजीएसटी है जो यहाँ पे लेफ्ट में है, ओके। उसके बाद देखिए कस्टम्स है, उसके बाद है डायरेक्टोरेट। जैसे कि मैंने आपको बोला था डायरेक्टोरेट एक डीजीपीएम और सीबीएन के अंदर है। अब ये ऊपर में जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी टाइप एंड नेम ऑफ कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है वो क्या है। जैसे कि डिफेंस में कमांड वाइज ऑफिसेस होता है, वैसे यहाँ पे कैडर वाइज ऑफिसेस है, ओके। मैं रफली आपको ऐसे समझा रही हूँ, जैसे कि अगर आपका अलॉटमेंट सीजीएसटी भोपाल में हुआ, ओके, सीजीएसटी भोपाल में हुआ तो आप ये जो यहाँ पे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अंडर नागपुर सीसीए एक्सेप्ट एरियाज अंडर औरंगाबाद एंड नासिक। नीचे अगर आप जाएंगे, ये आपका पोस्ट एंड ये आपका पोस्ट कोड शुरू हुआ है, ठीक है। पोस्ट कोड 11 से लेकर आपका 72 तक है, ओके। 11 से शुरू होकर 72 तक पोस्ट है। इतना सारा पोस्ट है, इतना सारा पोस्ट कोड है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप हवलदार सीजीएसटी ये पोस्ट में सिलेक्ट हो गए एंड कौन सा स्टेट में सिलेक्ट हुए, चंडीगढ़ में, ओके। यहाँ पे देखिए, ये 4th में देखिए, आप हवलदार सीजीएसटी के पोस्ट में चंडीगढ़ स्टेट में आप सिलेक्ट हुए हो। दैट इज आपका जो पोस्टिंग होगा वो पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जगह में से किसी भी एक जगह में आपका पोस्टिंग हो सकता है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग सिर्फ स्टेट प्रेफरेंसेस देते थे, ओके। हमें जो भी ऑप्शंस दिया जाता था, हम सिर्फ स्टेट्स, मतलब कौन से स्टेट में हम हमारा जॉब चाहते हैं उस रिगार्डिंग हम स्टेट भरते थे। इस बार क्या हो गया, दोनों ही हो गया, स्टेट कम पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, ओके। दूसरी बात यह है कि यही फाइनल है, आप अभी जो प्रेफरेंस भरेंगे यही फाइनल है। ये अदर सीजीएल सीजीएल की तरह नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पे आप सिक्वेंशियली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सीजीएल सीजीएल में लास्ट राउंड में होता है वो एमटीएस के इस एग्जाम में फर्स्ट राउंड में ही हो जाता है। पहले जो आप स्टेट प्रेफरेंस देते थे वही फाइनल होता था। बहुत लोग ना समझ के स्टेट प्रेफरेंस दे देते थे, बाद में जाकर उनको समझ आता था कि वो प्रेफरेंसेस और वो नहीं चेंज कर सकते। इस बार भी सेम है, इस बार आपके पास दोनों ही ऑप्शन एक साथ अवेलेबल है। आप अपना स्टेट, आप अपना पोस्ट दोनों ही चूज कर सकते हैं, यही आप फाइनल चूज करोगे। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज योर प्रेफरेंस, ओके। हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपना प्रेफरेंस नहीं चेंज कर सकते, हो गया फर्स्ट। सेकेंड है कि यहाँ पे 11 से 72 तक पोस्ट कोड्स है, ओके। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सारी पोस्ट कोड्स, सारी ऑल जो बॉक्सेस है वो सभी बॉक्सेस आपको फिल करना चाहिए। एक्सेप्ट अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे जाके रह ही नहीं सकती, एट एनी कॉस्ट में वहाँ पे रह नहीं सकती, अगर ऐसा कोई स्टेट है कि आप वहाँ पे जाके नहीं सस्टेन कर सकते, ऐसे आपको लगता है, तो जाकर आप वो स्टेट छोड़ देना। आप वो स्टेट के लिए अपना प्रेफरेंस मत देना। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप अगर सभी स्टेट प्रेफरेंसेस एंड पोस्ट प्रेफरेंसेस फिल करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी नेचुरली बढ़ जाता है। अगर आप लिमिटेड प्रेफरेंसेस देते हैं तो नेचुरली वो प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाता है। कितना मार्क्स आने वाला है वो कोई नहीं जानता है, कैसा क्वेश्चंस आने वाला है वो कोई नहीं जानता है, कैसा आपका एग्जाम होने वाला है वो भी किसी को नहीं पता है। एंड एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट होते होते अराउंड 2 साल लग जाता है। अभी आपका जो सिचुएशन है, हो सकता है कि 2 साल बाद आपका ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एट एनी कॉस्ट आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं सिर्फ एक सिटी में ही काम करना चाहती हूँ। अगर आप कोलकाता के रेसिडेंट है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कोलकाता में ही रह के काम करूँगी, मैं और कहीं भी नहीं जाऊँगी, मुझे सिर्फ कोलकाता में ही रहना है। तो ऐसे करके आप, ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ कोलकाता एंड उसके आसपास का ही जो
स्टेट्स है उसका प्रेफरेंस भरते हैं और किसी का और कोई भी जगह का प्रेफरेंस आपने नहीं भरा। 2 साल बाद आपका क्या सिचुएशन होगा, क्या कंडीशन होगा, आपका माइंडसेट कैसा होगा, वो आप अभी नहीं बता सकते। इसलिए फॉर सेफ्टी पर्पस मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑल प्रेफरेंसेस यू शुड फिल ऑल प्रेफरेंसेस, ओके। एक्सेप्ट अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि मैं वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती, मतलब आपको नौकरी ना मिले वो भी ठीक है बट मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो ऑब्वियसली आप वो जगह का प्रेफरेंस मत देना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हवलदार एमटीएस, ये दोनों में से कौन सा पहले रखे, कौन सा प्रेफरेंस पहले रखे। तो इससे रिगार्डिंग मैं पहले एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए 22 नंबर पेज पे 17.2 पैरा में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट अ कैडर कंट्रोल अथॉरिटी इन सीबीआईसी विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व थ्रू आउट द सर्विस इन दैट सीसीए ओनली, सब्जेक्ट टू कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इन सीबीआईसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट मीन्स फाइनल अलॉटमेंट आपका जिस भी कैडर के अंदर होगा, आपका पूरी सर्विस थ्रू आउट दी सर्विस आप वही कैडर के अंडर रहोगे। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपको सीजीएसटी चंडीगढ़ मिल गया आपका पोस्ट, तो आपका पूरी सर्विस, पूरी लाइफ आपको ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स में कहीं ना कहीं जगह पे आपका पोस्टिंग होता रहेगा। एक्सेप्ट अगर कैडर का कोई रिस्ट्रक्चर होता है वो अलग बात है, यहाँ पे लिखा है कि कोई अगर रिस्ट्रक्चरिंग होता है वो कैडर का, वो तो अलग बात है, बट आपका पूरी सर्विस यही स्टेट्स के अंदर लिमिटेड रहेगा, ओके। तो ये हवलदार का जो पोस्ट है जो सीबीआईसी का है उसके लिए लिमिटेड है। सीबीआईसी का मतलब क्या है, सीबीआईसी का अंडर सीजीएसटी एंड कस्टम्स, ये 2 पोस्ट आता है। अगर आपको हवलदार सीजीएसटी और हवलदार कस्टम्स जो कैडर में आपको अलॉटमेंट होगा, आप वही कैडर के अंदर जितना भी स्टेट्स है वहाँ पे आपका पूरी सर्विस वहाँ पे रहेगा लिमिटेड, ओके। और अगर जो ये डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट का जो पोस्ट है उसके लिए अलग बात है, ओके। अगर डीजीपीएम के अंडर अगर आपको हवलदार डायरेक्टोरेट का पोस्ट होता है तो आप कहीं पे भी अलॉट हो सकते हो, ऑल स्टेट से, ओके। अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंडर अगर हवलदार डायरेक्टोरेट का पोस्ट में आप अलॉटेड होते हो तो आपका सिर्फ 4 जगह पे ही पोस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है ग्वालियर मध्य प्रदेश, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश एंड कोटा इन राजस्थान, ये 4 जगह पे सीबीएन का ऑफिसेस है। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। एमटीएस का तो जैसे आपका स्टेट्स है वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस का कैसे हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट कोड है, वो तो हो गया। और क्या है, हवलदार एक सीजीएसटी है और एक हवलदार कस्टम्स है। इन दोनों का डिफरेंट कैडर के अंदर पोस्टिंग होता है, जो कैडर यहाँ पे दिया गया है, ओके। जैसे कि हवलदार सीजीएसटी दिल्ली, हवलदार सीजीएसटी जयपुर, ऐसे करके अगर नीचे जाओगे तो हवलदार ऐसे कस्टम्स मुंबई, हवलदार कस्टम्स गोवा, ओके। एंड उसके बाद जो है हवलदार डायरेक्टोरेट, ओके। तो अब मुद्दा क्या है, जो लोग होम पोस्टिंग चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जितना भी पोस्ट है उसमें से हवलदार सीजीएसटी एंड हवलदार कस्टम्स, अगर आपका होम स्टेट में कोई कैडर है एंड वहाँ पे अगर आपको लोकेशन मिल जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप आपका पूरी सर्विस ही वहाँ पे ही आपका लिमिटेड रहेगा, ओके। सपोज मैं कोलकाता के एग्जाम्पल से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कोलकाता के रेसिडेंट है तो आपको कोलकाता में ही पोस्टिंग चाहिए। तो एमटीएस कोलकाता में है, ओके। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एमटीएस एक कोलकाता में हो गया, एक हवलदार HAV लिख रही हूँ, हवलदार सीजीएसटी है वो भी कोलकाता में है, और एक हवलदार कस्टम्स है, इसका भी कैडर है कोलकाता में। ये तीनों ही है जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला ये देखिए हवलदार कस्टम कोलकाता में, ओके। उसके बाद देखिए एक एमटीएस है वेस्ट बंगाल, ओके। उसके बाद देखिए हवलदार सीजीएसटी कोलकाता, ओके। तो आप देख सकते हैं कि तीनों पोस्ट के लिए ही कोलकाता में अवेलेबल है। अगर किसी का कोलकाता चाहिए तो वो क्या करेगा, पहले ये तीनों पोस्ट फिल कर देगा प्रेफरेंस में, तो वहां पे उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि उसका कोलकाता में ही पोस्टिंग
हो। आप लोगों का जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम कट ऑफ को कंसिडर करते हुए प्रेफरेंस भरे या पोस्ट को या स्टेट को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कट ऑफ क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। हाँ, कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि बिहार इस साइड का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहता है एंड कर्नाटका इस साइड का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। बट कट ऑफ के ऊपर बेस करके आपको बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं भरना है, आपको अपना स्टेट के हिसाब से प्रेफरेंसेस फिल करना है, ठीक है। आप जिस स्टेट में जाके काम कर सकते हो आप वो स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से फिल करना। जिस स्टेट आपके लिए सूटेबल है, जो भी स्टेट्स में आप काम करना चाहते हैं वो सभी स्टेट्स आप पहले रख दीजिए। उसके बाद जो भी स्टेट्स में उतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको वो आप बाद में रख लीजिए, बट सभी स्टेट्स आप ज़रूर इंक्लूड करिए, सभी प्रेफरेंसेस आप फिल करिए। जो भी स्टेट्स आपके लिए सूटेबल है वो आप पहले रखिए, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से रखें, ना कि आप कट ऑफ को कंसिडर करें, ना कि आप वैकेंसी को कंसिडर करें, ठीक है। अगर आप सभी प्रेफरेंस फील करते हैं तो कट ऑफ के हिसाब से जहाँ पे भी आपको होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लो कट ऑफ एंड हाई कट ऑफ। तो इसलिए आपने मनपसंद स्टेट्स पहले रखे। अगर किसी को कोलकाता चाहिए तो पहले ये तीनों ऑप्शन है, पहले तो आप एक ऑप्शन फिल कर पाते थे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन पहले कोलकाता का रख दीजिए, उसके बाद जाके अपना जो स्टेट्स है वो स्टेट्स का फिल करिए। बिसाइड्स जो हविलदार के लिए जो क्राइटेरियाज है वो आपको देखना है कि वो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जब भी कुछ अलग से स्पेशल क्राइटेरिया इंक्लूड किया जाता है तभी वहाँ पे कुछ कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता ही है, ओके। तो अगर आप हविलदार का नौकरी करना चाहते हैं, आप हविलदार की जो क्राइटेरिया है उसके लिए सूटेबल है आपका सब कुछ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आप जो भी स्टेट्स में आप रहना चाहते हैं वो स्टेट्स का हविलदार और एमटीएस का जो भी पोस्ट है वैसे करके आप प्रेफरेंसेस फील करिए। स्टेट को इम्पोर्टेंस दीजिए, स्टेट्स को इम्पोर्टेंस दे के फील करिए, और स्टेट के साथ साथ जो भी पोस्ट अवेलेबल है वो कि हविलदार कस्टम, हविलदार डायरेक्टोरेट, हविलदार सीजीएसटी, एमटीएस, वैसे करके आप फिल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से वो प्रेफरेंसेस फिल करना एंड सब प्रेफरेंसेस से फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि वो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होता है उससे। अगर कोई भी प्रेफरेंस आप फिल नहीं करना चाहते, कोई बॉक्सेस आप खाली नहीं रख सकते, वहाँ पे ऐसे क्रॉस मतलब एक्स टाइप कर देना है फॉर्म फिलअप के टाइम। और एक एडिशनल बात ये है कि यहाँ पे देखिए लास्ट एक ऑल इंडिया का एक पोस्ट रहता है, ओके, ऑल इंडिया का एक पोस्ट रहता है यहाँ पे, तो इसको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कुछ एस्पिरेंट को लगता है कि अगर ये ऑल इंडिया का पोस्ट फिल करते तो सभी जगह पे आपका अलॉटमेंट हो सकता है, सभी जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया का कुछ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये टेंटेटिव वैकेंसी में अगर आप जाओगे, लास्ट टाइम ये एमटीएस 2020 का वैकेंसी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ऑल इंडिया में ऐसे 0 वैकेंसीज है, ओके। अगर नीचे जाएंगे, ये टेंटेटिव वैकेंसी है 2020 का, नीचे जाएंगे यहाँ पे भी एक ऑल इंडिया का 0 वैकेंसीज है, ठीक है। तो जो भी करिएगा ये ऑल इंडिया का जो ऑप्शन है 72, इसको लास्ट में ही रखना, ओके। जितना भी जो भी आपका मनपसंद स्टेट्स है वो आप फिल कर दो, जो आपको पसंद नहीं है वो लास्ट में फिल करो। ये एमटीएस ऑल इंडिया का जो पोस्ट है दैट इज पोस्ट कोड 72, इसको आप एकदम लास्ट में रखना, ओके। तो आई होप कि आपका अभी कोई डाउट नहीं रह गया। ये हवलदार का वैकेंसी लिस्ट है, मैं अलग से आपको कम्युनिटी टैब में ये भी डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप नहीं तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में है। तो जितना भी हो सके प्रेफरेंस को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा प्रेफरेंस को लेकर। सभी जो भी जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने आपको कर दिया है। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के लिए बिल्कुल नहीं वेट करना, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।